हैं। शरद जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे ही ले लेते हैं। जिस प्रकार से कमलनाथ ने भी निशाना साधा है कि इस बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पक्ष और विपक्ष का जो नज़रिया है वो बहुत साफ है, प्रेरणा, और उस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत टीका टिप्पणी की ज़रूरत है। ऐसा बहुत कठिन होता है कि विपक्ष भी ये कहे कि बहुत ही अच्छा बजट है, या ये कहे कि बजट में तमाम कोशिशें की गई हैं और इसको हम आगे बढ़ने वाला बजट कह सकते हैं। लेकिन ये कठिनाई होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि बजट में पेंडेमिक एरा बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसीलिए एक हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें न बड़े फैसले करने की कोशिश की गई है और न पीछे जाने की कोशिश की गई है। हमने अपने को एक बीच में रखने की कोशिश की है कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि हाँ, हम इंतज़ार करें एक साल और का, और एक साल के बाद जैसा हमें संकेत मिल रहे हैं कि इकॉनमी अब ट्रैक पर आने के संकेत मिलने लगे हैं, तो हम बड़े फैसले उसी के हिसाब से करेंगे। बजट रिवीजन्स एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक लगातार आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है। केंद्र सरकार के पास जब उसकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, और जो एक्सपर्ट्स का अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले साल मार्च तक हम एक ग्रोथ की तरफ तो नहीं, लेकिन एक संतुलनकारी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक साल और चुनौतियों का साल ही मैं कहूँगा इसको, और इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद न मुझे थी बजट से, और न मुझे लगता है कि जनता को भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन फिर भी टैक्सेशंस की तरफ ना आगे बढ़ के और कोई बहुत रिवोल्यूशनरी ना होने की कोशिश करते हुए सरकार ने एक संतुलन बिठाने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय को देखते हुए उचित ही है। ठीक है, वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय को देखते हुए ठीक है। मैं आना चाहूंगी कृष्ण गोपाल पाठक जी के पास। पाठक जी, एक बात जो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कही थी कि वैट कम करना था, हालांकि उन्होंने ये बात भी स्वीकारी कि उनके समय में वैट बढ़ा था, लेकिन उससे महंगाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। देखिए जया जी, मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूँगा कि जो वर्तमान समय है और जिन परिस्थितियों का सामना प्रदेश कर रहा है, देश कर रहा है, दुनिया कर रही है, इससे अच्छा बजट मध्य प्रदेश सरकार जनता के लिए पेश नहीं कर सकती थी। हमने जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को जहां साकार करने का और आगे बढ़ाने का इस बजट में प्रावधान किया है, इसके अतिरिक्त इसके स्तंभ क्या होंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर, जो 4 स्तंभ हैं उनको भी बखूबी बिंदुवार परिभाषित करने का काम किया है। जैसे भौतिक अधोसंरचना का मामला अगर आएगा तो हम उसमें 44,265 करोड़ का प्रावधान करने जा रहे हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए लगभग अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 56,000 करोड़ रुपये का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार और उसके बाद सुशासन, ये 4 पिलर हमने इस बजट में जो देने का प्रावधान किया है वो पूरे बजट में स्पष्ट रूप से रेखांकित होता हमें दिखाई देता है। मैं शरद जी की बातों से यहाँ पर बिल्कुल सहमत हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी कर का भार जनता के सिर पर ना ला दे, इससे अच्छा बजट मध्य प्रदेश सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। हम कल्पना करें, जहां हमने सिंचाई के क्षेत्र में, जहां हमने भूमि का रकबा 7,500 हेक्टेयर बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया है, सिंचित रकबा बढ़ाने का भी लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ें, वहीं हम 1 करोड़ 3 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न और प्रावधान करने इस बजट में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो कमलनाथ जी ने यहाँ किसानों के संदर्भ में उठाई, तो मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ कि आप जिसके पास 2 एकड़ का रकबा है, 3 एकड़ का रकबा है, 5 एकड़ का रकबा है, उसका कर्ज कितना होगा? 10,000, 15,000, 5,000। लेकिन कमलनाथ जी ये क्यों भूल जाते हैं कि जो काम आप 60 साल में किसान कल्याण के लिए नहीं कर पाए, मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने प्रतिवर्ष 10,000 रुपया प्रदेश के 78 लाख किसानों को देने का प्रावधान किया है। अब 78 लाख किसानों का मतलब ये होता है, एक परिवार में हम 5-6 सदस्य गिन लें तो करीब 3.5-4 करोड़ किसान यानी उनके परिवारजन
हाँ। इस स्कीम से लाभान्वित होने वाले हैं। आप देखिए, जिसकी अगर वार्षिक आय 10,000 थी, जिस किसान की 15,000 थी, 20,000 थी, 25,000 थी, उसमें आप अगर 10,000 प्रेरणा जी जोड़ देंगे तो उसके जीवन यापन में कितनी बड़ी सहूलियत। एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा इसमें, और जयप्रकाश जी की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा प्रेरणा, आपकी अनुमति से। बिल्कुल से। कि हेल्थ में मैं उम्मीद कर रहा था जयप्रकाश जी, लेकिन शायद बजट कंस्ट्रेंट्स ऐसे थे कि पीछे बंधे हैं हाथ, लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। हेल्थ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी नहीं तो एक और ज्यादा हमें अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। कि किस तरह देखते हैं आप इसमें? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि कोविड के दौरान यदि देखें हालांकि पूरे देश में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये बड़े पैमाने पर हुआ कि हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो एक्सपोज हुई, हमें पता लगा कि इसमें क्या हालात हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार को, जैसा कि अभी हमने मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए भी सुना है कि उनकी इस बजट की जो थीम है, जो अहम बात है, वो उसमें एजुकेशन एंड हेल्थ, उसकी उपेक्षा होती थी। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और दूसरा वो जल पहुंचाने के लिए जो नल के जरिए उस पर दिया। लेकिन ये बात सही है कि इसमें जो मैं देख रहा हूँ, इसमें कहीं पर बहुत हेल्थ पर ऐसे साहसिक फैसले करते हुए दिखाई नहीं दी है सरकार। मुझे लगता है एक जो 4.5% का जो FRVM एक्ट के तहत उनको जो नुकसान है, जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसकी जो लिमिटेशन है 4.5% पर उन्होंने लिमिट रखा है इसमें। तो अगर उससे हम देखते हैं तो वो कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करते हुए दिखाई नहीं देता। और मुझे ये भी एक बात समझ में आती है कि शायद सभी राज्य सरकारें अभी काशस है इस बात को लेकर के कि केंद्र सरकार से जो राजस्व में जो हिस्सेदारी मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, इसको लेकर के अभी ठीक आइडिया किसी स्टेट के पास अभी लगता नहीं है, मुझे लगता है। और यही एक वो वजह है कि उन्होंने इसमें आप देखेंगे कि कुछ इनोवेटिव चीज़ें करते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, बजाय उसमें कुछ खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत सारा मुझे लगता है कि उनको आएगा जो राजस्व। अब देखिए, अब राजस्व में जो हिस्सेदारी 1,64,677 करोड़ रुपए में से स्टेट की 64,914 करोड़ है और सेंट्रल 52,247 है। लेकिन जो सेंट्रल ग्रांट है वो 35,774 करोड़ है। इसमें जिक्र भी किया उन्होंने कि 19,000 का विशेष प्रावधान केंद्र सरकार ने उनके लिए किया है। तो जो असली इसमें चिंता का विषय मुझे लगता है कि राज्य सरकार का सही है, केंद्र से मिलने वाली सहायता है। और हम तो फिर भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा सकते हैं, मतलब एक ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है। और मुझे लगता है कि ये एक हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी ये साल बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों की भी सरकारें हैं। तो केंद्र पंच परमेश्वर की भूमिका में उसको होना होगा। और ये बहुत आसान नहीं होगा जयप्रकाश जी कि आप एक रैशनल सबके साथ रैशनल होना उस एरा में जब खुद आपके संसाधन बहुत सीमित हैं। निश्चित रूप से शरद जी, जब एरा की बात हो रही है, माफी चाहूंगी आपसे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं सुनील शर्मा जी। जिस प्रकार शरद जी भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पैंडेमिक एरा काफी ज्यादा इस बजट में उसकी छवि देखने को मिली है, लेकिन अगर आम जनजीवन की बात की जाए, सामान्य वर्ग की बात की जाए, तो उन्होंने भी ये जो महामारी है उससे निकले हैं, उस दौर से निकले हैं। तो अगर आम जनजीवन में, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं तो काफी ज्यादा आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं, तो सामान्य वर्ग में इसका बजट का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे समझना चाहेंगे सुशील शर्मा जी। देखिए, इस बजट से आम लोगों को यही उम्मीद थी कि जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है उस पर कम से कम सरकार थोड़ी राहत देगी। पेट्रोल डीजल पर जो है वेट कम करके जनता को सीधी राहत पहुंचाई जा सकती थी। दूसरी, मुझे लगता है कि बजट अनुमानों में जो है सपने बहुत दिखाए गए हैं। सरकार ने ये कैलकुलेशन नहीं किया है कि कोरोना महामारी के कारण कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, और उन बेरोजगारों के लिए इस पूरे बजट में कोई योजना नहीं है, उनके लिए राहत की कोई बात नहीं है। सरकार ने भले अपना जो सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है प्रावधान किया है, लेकिन उसमें इस वर्ग को शामिल नहीं किया गया। ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नौकरियां गई हैं, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको आपको सीधे कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए था। आप उनको, अगर आप उनको मदद नहीं करेंगे तो आपका बाजार भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा, मुझे एक चीज़ और इसमें बहुत दिक्कत वाली लग रही है कि जिस तरीके से सरकार ने इस साल आय बढ़ने की, राजस्व प्राप्तियों की संभावना जताई है,
उससे लगता है कि फिर से वही सख्ती सरकार करेगी। देखिए, जब आप राजस्व बढ़ने का अनुमान लगा रहे तो स्वाभाविक है कि राजस्व बढ़ने, आप जहां जहां बढ़ाएंगे वहां वसूली आपको तेज करनी पड़ेगी, आपको जो है अपने जो है सख्ती दिखानी पड़ेगी। हम अभी भी देख रहे हैं कि बिजली के बकायदा और राजस्व तमाम उसके लिए सख्ती की जाती है। ये सख्त प्रावधान देखें, क्योंकि 33% की वृद्धि का अनुमान ये सरकार स्वयं लगा रही है। आप अगर देख लीजिए आंकड़े, पिछले बजट से तुलना कर लीजिए तो बजट में जो है जो आकलन किया गया था उससे बहुत कम है, और आप फिर उसको बहुत बढ़ा के बता रहे हैं, जबकि कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरी, पेट्रोल डीजल में सरकार से सीधी उम्मीद थी, अगर सरकार उसमें वेट कम करती तो मुझे लगता है कि जनता इस बजट को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देती। अभी इस बजट से ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि सुशील जी ये बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बीइंग इन लेमन आम आदमी के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल एक आम व्यक्ति के मन में ये कौंधता है कि आखिर पेट्रोलियम, डीजल पदार्थ या फिर रसोई गैस की कीमतें कम क्यों नहीं होती हैं। तो देखिए, यही वो सबसे बड़े सेक्टर हैं जो सरकार के ख़जाने को भरते हैं, और ये हमें समझना होगा कि चाहे वो एक्साइज हो यानी शराब हो या तंबाकू हो, ये वो एरिया हैं जो सरकार नहीं चाहती है। वो जानती है कि यहाँ कोई भी चीज़ करना, इसमें कटौती करना सीधे उसके ख़जाने में सुराख लगाएगा। तो ये आम आदमी को भी समझना होगा कि आगे भी अगर वो ये उम्मीद रखेगा कि पेट्रोलियम डीजल पर वेट कम करेंगी सरकारें, या फिर उस पर जो और टैक्सेशन के पार्ट हैं केंद्र और राज्य सरकार के वो कम होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कपोल कल्पना है। और दूसरी जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है कि एक वेलफेयर स्टेट की बात जब आप करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर जब आप आगे चलते हैं, तो आप अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर देखता हूं कि रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए जो क्रिएटिव आइडिएशन है, शायद हम उसमें पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं पूरे देश में ये राज्य सरकारों के लिए चुनौती है कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप खर्चे कम नहीं कर सकते हैं, खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप कम करेंगे तो वही ऊंट के मुंह में जीरा। सरकारी अधिकारियों की फ्लाइट से यात्राएं कम कर दीजिए, विदेश यात्राएं कम कर दीजिए, आप सड़कें आप बनाना नहीं रोक सकते, रोजगार से जुड़ता है पुल पुलिया आप बंद नहीं कर सकते, और ना आप वो योजनाएं जिसमें इसमें भी कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम हम देख रहे हैं, गैस पीड़ितों के लिए पेंशन शुरू हुई है, तीर्थ दर्शन योजना फिर आरंभ हुई है, आप इनमें कटौती नहीं कर सकते। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के जो मुझे लगता है कि ये $1 मिलियन सवाल है। जयप्रकाश जी, एक छोटी रिएक्शन आपकी, फिर पाठक जी से भी मैं राय लूंगा। आपने बड़ा सही बात कही। मुझे लगता है कि जैसे कमलनाथ जी अभी कह रहे थे, इस पर हमने सुना उनको कि, और हमारे सुशील जी भी ने अभी कहा, तो छत्तीसगढ़ की सरकार का अभी बजट आया, उन्होंने कम क्यों नहीं किया। दरअसल कोई भी क्या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कम कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई भी राज्य सरकार, आप देखिए बहुत सीधी सी बड़ी बात है, पेट्रोलियम पदार्थों पर जो भी टैक्सेस होते हैं वो सीधे आते हैं, उस कंपनी से सीधा सरकार को मिलता है। एक बहुत श्योर किस्म का जो सर्विस टैक्स है, और एक ये जो इस पर टैक्स है, एक्साइज है या पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्सेस हैं, वो सीधे केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों के बहुत अहम सोर्स हैं। और इनमें से कोई भी सरकार, एक भी राज्य सरकार तैयार नहीं होगी। आप अभी बात कर लीजिए, अगर एक भी राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाए। अभी मैं जो मुझे जानकारी है वो ये है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने के कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भी है, और शायद वो जो डाउन द लाइन डाउन स्ट्रीम कंपनीज हैं उनसे भी बात कर रही है, थोड़ा थोड़ा बाहर सभी लोग उसको शेयर करें। तो उस तरह से ये बात ज़रूर है, इसमें कोई दुराय नहीं कि इन पेट्रोलियम पदार्थों पर जो मार है वो अभी पड़ रही है लोगों पर, और इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। लेकिन वो एक लेवल तक जहाँ तक वो मैनेजेबल है वहीं तक मुझे लगता है वो होगी। और जितना सरकार अपने रेवेन्यू सोर्सेस पर जो भी संकट हैं उनको बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहेगी, ये बात तय है। बिल्कुल ठीक बात है ये। जी पाठक साहब, आप क्या एड ऑन करेंगे? देखिए शरद जी, जो भी वेलफेयर स्टेट की आपने यहाँ पर अवधारणा या कल्याणकारी राज्य की पेश की है, उसके दो पैमाने होते हैं, आय क्या है, व्यय क्या है। साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हम अधोसंरचना के क्षेत्र में क्या नया करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वर्तमान बजट है जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए तो दिख ही रहा है
लेकिन अधोसंरचना के विकास के लिए भी मध्य प्रदेश का जो ताना बाना और खाका पेश कर रहा है, उससे न सिर्फ रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, बल्कि मध्य प्रदेश में जो विकास का पहिया है वो उतनी तेज गति से और दौड़ेगा जितनी तेज गति से अभी तक नहीं दौड़ पाया है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा जन कल्याणकारी योजनाओं की, वही शासन तंत्र था। मैं समझता हूँ तुलनात्मक यहाँ पर बात करना भी बड़ा अच्छा रहेगा, वही प्रशासन था, वही आर्थिक संसाधन थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 में आती है तो जहाँ मेडिकल कॉलेजेस 5 थे वहाँ हमने 18 तक 16 किए और हम 9 नए जोड़कर उसको 24 तक करने जा रहे हैं। साथ में हमने जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी हैं, सबसे पहले तो हमें लोगों का जीवन स्तर सुधारना था, तो हमने मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना दी, जिसके माध्यम से अगर हम प्रदेश में 5 लाख गरीब माँ बाप के सिर से जो बेटी के शादी के खर्च में होने वाली राशि थी उसका बोझ कम कर पाए, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमारा लोक सुधर रहा है, जो जनता हमारी सुधार रही है हमें समर्थन देकर, बल्कि परलोक भी सबका सुधरता चला जा रहा है। मैं चलता हूं रीवा। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं। राजेंद्र जी, विंध्य का जो कार्यक्रम हमारा रहा जिसमें आप भी शामिल रहे, अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे उसी का, और ये बात भी कर रहे थे हम कि आपने एक बड़ी इनोवेटिव बात कही थी वहां कि रीवा, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, ये शहर अपने को बेंगलुरु, पुणे, नागपुर की तुलना में अपडेट नहीं कर पाया, हैदराबाद की तुलना में। मुझे लगता है कि कोसने की परंपरा से हट के, क्योंकि आप उस सुलझी हुई राजनीति के एक प्रतीक राजनेता हैं, हमें आगे भी देखना चाहिए कि आखिर भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो। ये बजट छोड़ दीजिए, मैं आगे झांक रहा हूं, 2022 में देख रहा हूं, 2023 में मैं झांकने की कोशिश कर रहा हूं, क्या होना चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़े। एक दिन में आप साइबराबाद नहीं हो सकते, एक दिन में आप पुणे नहीं हो सकते, एक दिन में आप नागपुर लॉजिस्टिक हब नहीं हो सकते, बट हाउ मच टाइम इट विल टेक सर, कितने साल, और उसकी क्या योजना हमारे पास होनी चाहिए सर। राजेंद्र जी, सर। जी देखिए शरद जी, जी अब चूंकि आपने मुझसे कहा है कि बजट पे बात नहीं करूं, बात करूं मैं इस बात पे कि क्या रोड मैप होना चाहिए, तो मैं आपको 3 चीज बोलूंगा। जी देखिए, इकोनॉमी किसी भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। वेरी ट्रू सर। इकोनॉमी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए, पहला एस्पेक्ट ये होता है कि हमारे पास तात्कालिक ज़रूरतें क्या है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हमारी शॉर्ट टर्म स्कीम्स क्या होनी चाहिए, और तीसरा इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म स्कीम क्या रहनी चाहिए। जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, शॉर्ट बेसिक आज की ज़रूरत हमारी जो है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज की ज़रूरतों पे अगर हम ये कहें कि हमें आज प्यास लगी है और आप किसी से कहिए कि तुम प्यासे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुआं खोदना शुरू कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। ये दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि एक शॉर्ट टर्म विज़न होना चाहिए हमारे पास कि चलो भाई, हम किसी को आज खाना नहीं दे सकते, कल तो दे दें। वेरी ट्रू। और तीसरी बात इसकी होती है कि उस आदमी को हम इस लायक बनाएं कि वो स्वयं अपना पेट भर सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। लॉन्ग टर्म विजन की जब भी मैं बात करता हूं तो मेरा यही कहना है कि आपको सबसे अधिक एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन वो भी क्वालिटी एजुकेशन, और इसके साथ वो एजुकेशन जो प्रेजेंटली आपको वर्ल्ड के कंपटीशन में खड़ा कर सके। अपडेटेड एजुकेशन जी, ये आपको प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सब जगह इस एजुकेशन में आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि केवल स्कूल खोल देने से काम नहीं चलता, केवल शिक्षकों की भर्ती देने से काम नहीं चलता, आपको उसमें क्वालिटी इनपुट करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। इसके लिए जो सबसे अधिक ज़रूरत इस बात की है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, दोनों मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और जो लोग एजुकेशन डिलीवर करेंगे उनकी क्वालिटी में भी। और इसके लिए आपको आपके जो टीचर्स को ट्रेन करने के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत ज्यादा अपग्रेड करना। लाजवाब सुझाव है सर, लाजवाब सुझाव। अपने टीचर्स को क्वालिफाई बनाना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब हमारे टीचर्स जो हमें ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, जब उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तभी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी।
जी। देखिए, हम अपने समय को अगर याद करते हैं तो उस समय बहुत हम लोगों का छोटा क्यूरिकुलम हुआ करता था, पर हम उसमें मास्टर्स होते थे। आज एक बहुत बड़ा क्यूरिकुलम होता है, पर बच्चों को आप छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम रहती। मुझे तो कभी कभी बड़ा दुख होता है इस बात का कहने का कि मैं कई ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं जो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते, अंग्रेजी नहीं लिख पाते। अंग्रेजी की तो बात ही छोड़िए, हिंदी भी नहीं लिख पाते। हिंदी नहीं लिख पाते, मातृभाषा नहीं। जो हम इस चीज से लैक कर रहे हैं, ये हमारे को, अब मुझे लगता है कि देखिए इस देश को पूरी, आप सब पार्टी हटा दीजिए, राजनीतिक व्यू हटा दीजिए, आज हटा दीजिए, कल हटा दीजिए, सबसे बड़े अगर इस देश को जरूरत है तो वो ये है कि हम अपने मैन पावर को वर्ल्ड लेवल पे खड़ा कर सकें। चाइना को टक्कर देना है सर, तो यही मंत्र है। 40 करोड़ जनसंख्या है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। माफी चाहूंगी शरद जी, मैं आपको यहाँ 1,40,000 करोड़ जनसंख्या जब हमारी तैयार हो जाएगी। जी बोलिए 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 जी। 1,40,000 करोड़ लोगों को जब हम 1,40,000 करोड़ लोगों को जब हम तैयार कर देंगे, तभी हमारे देश का ये मानव संसाधन जो है वो पूरे विश्व में क्रांति लाएगा। जैसा कि आपने देखा है सन 2000 के दशक के बाद जब हमारे देश के कंप्यूटर शिक्षित युवा गए और इवन यूएस तक में जाके उन्होंने जॉब्स लिए और की पोजीशंस पे बैठे। चलिए सर, मैं प्रेरणा की तरफ रुख करूंगा, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। संख्या कम है। शरद जी, जिस प्रकार से सर ने जिक्र किया है, तो मैं आपको भी ये जानकारी देना चाहूंगी कि ट्रेनिंग के लिए एक अलग से प्रावधान रखा गया है इस बजट में। लेकिन अगर राजेंद्र शर्मा जी मैं गलत नहीं हूं तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी गहरा नाता रखते हैं, तो अगर उस हिसाब से सवाल किया जाए तो उद्योग क्षेत्र में क्या देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल, एक छोटी टिप्पणी पाठक साहब की ले लेते हैं प्रेरणा हम, फिर राजेंद्र जी की तरफ फिर हम रुक करेंगे। जी देखिए शरद जी, राजेंद्र शर्मा जी ने जो यहाँ पर अपने विचार या प्रश्न खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर वो बड़े सामयिक भी हैं, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए जो सुधार का खाका पेश किया है, यानी कि स्टार प्रोजेक्ट्स की शुरुआत केंद्र सरकार करने जा रही है, और उसमें से सिर्फ 40% राशि प्रदेश सरकारों को खर्चा करना है। यानी कि मध्य प्रदेश उस दिशा में जब आगे बढ़ा, तभी तो आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम समझौते करने जा रहे हैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए। IIT और IIM में मध्य प्रदेश के शिक्षकों को हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग देने का, दिलाने का प्रावधान करने जा रहे हैं। 9,200 स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए ही हम अच्छे स्कूल, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इंटरनेट की सुविधाएं हो, चाहे बिजली की फैसिलिटी हो, चाहे अच्छे शिक्षक हों, वो भर्ती के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से हम पूरी करने जा रहे हैं। वास्तव में यह जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, चाहे बच्चों को गांव से स्कूल तक पहुंचाने का मामला हो, हम बच्चों को मोटिवेट भी करने जा रहे हैं, परिवारों को भी मोटिवेट करने जा रहे हैं। हमने गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए जो प्रावधान किए हैं, उनमें गरीबी को भी ध्यान में रखा है। इसीलिए एक गांव से स्कूल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी सरकार अपने इस बजट के माध्यम से प्रावधान करने जा रही है। CM राइज जो योजना है, निश्चित तौर पर वह अपने आप में अभूतपूर्व है, ना भूतो ना भविष्यति ना कभी पहले हुई है। तो उसमें 1500 करोड़ का प्रावधान जो आज मैं इतना जरूर विनम्र अनुरोध करूंगा, खासतौर से आप जैसे जनप्रतिनिधियों से, कि हमें एक अग्रगामी, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड, एक विजन को लेकर भी आगे बढ़ना है, और इसकी नींव आप जैसे युवा राजनेता डाल सकते हैं। मुझे राजेंद्र शर्मा जी ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा था कि 1980 में उनका बिट्स पिलानी में दाखिला हो गया था, लेकिन तब रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज इतना बेहतर था। देखिए, एजुकेशन में हम पहले बेहतर थे, हमारे टीचर्स बेहतर थे, उनकी ट्रेनिंग्स बेहतर थी, लेकिन बाद में हम कमजोर हुए, यानी हमने शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा कर्मी कल्चर की बात बहुत हुई है मध्य प्रदेश में, हमने शिक्षा कर्मी तो बना दिया, 500 रुपए में गुरुजी बना दिया, अतिथि शिक्षक हम ले आए, लेकिन उसके उस गौरवशाली सम्मान को हमने पीछे धकेल दिया, और यही वजह है कि आज हमारा शिक्षक कमजोर हुआ। माफ कीजिएगा, मैं शिक्षकों को प्रणाम करते हुए ये बात कह रहा हूं, तो इसी वजह से हमारा विद्यार्थी कमजोर हुआ। 1970 का 1980 का शिक्षक अपने तमाम अभाव और चुनौतियों के बीच में, जहां किसी स्कूल में बिजली नहीं होती थी, लेकिन उसकी ताकत उसका ज्ञान होता था। एक छोटी टिप्पणी सुशील जी की, फिर मैं राजेंद्र जी की तरफ चलूंगा। जी सुशील जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, ये सब पूरा एजुकेशन सिस्टम अगर गड़बड़ाना शुरू हुआ तो आपको ध्यान होगा
फॉरेन जो विश्व बैंक और से पोषित जो योजना है, जब से मध्य प्रदेश में आप देखिए सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ, तब गुरुजी की परंपरा शुरू हुई थी। विश्व बैंक ने कहा था कि आप साक्षर कर दीजिए, तो साक्षर करने की जो परंपरा शुरू हुई है उससे शिक्षा खत्म हो गई। साक्षर किया जा रहा था, अपने आंकड़े बढ़ाए जा रहे थे, तो गुरुजी सिस्टम आया, फिर संविदा शिक्षक आए, फिर शिक्षा कर्मी आए, तो उससे जो एजुकेशन पढ़ाने में जो रुचि रखने वाले लोग थे या जिनको हमको अपग्रेड करना था, हम उनको अपग्रेड नहीं कर पाए। हम सिर्फ एक सिस्टम बनाते गए कि हम आंकड़े सुधारते जाएंगे, आंकड़े से सुधर गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साक्षर होना इज अ डिफरेंट थिंग और शिक्षा से ज्ञानवान होना इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे 2000 में जब कंप्यूटर का प्रयोग भारत में बढ़ा या 95 के बाद बढ़ा, तो एक वर्ड हमने सुना, डिजिटल डिवाइड। वो लोग जो डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज रखते हैं और एक वो लोग जो नहीं रखते हैं। आज भी मैं सरकारी दफ्तरों में जाता हूं, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो मैं कई बार देखता हूं कि पुराने कंप्यूटर्स और उनमें जूझते हुए कर्मचारी नजर आते हैं, जिनसे आप पूछिए तो वो कहते हैं हैंग पड़ा है साहब, हम क्या करें इसमें, ये तो कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि जिस एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना है हम नहीं बढ़ पाए। जयप्रकाश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर राजेंद्र जी की राय लूंगा मैं जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सक्सेस का किसी भी हम दुनिया के मुल्क देखें और भारत जैसे जो देश है उसके पास संसाधन है क्या, मानव संसाधन। अब मानव संसाधन को अगर आप स्किल्ड करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे, बार बार उसको काबिल बनाएंगे, तो वो अपनी जगह बनाएगा, कुछ नई चीज़ें करेगा, खोजेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि स्किलिंग, रीस्किलिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, इन सब के बीच में कि अगर आप नौजवान को तैयार कर देते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी भी देना की ज़रूरत है। मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी में हमारा जब बच्चा तैयार होता है तो उसके पास काम करने के लिए वो बाहर जाना पड़ता है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं है उसके पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने के लिए या तो वो यूएस जाए, चाइना जाए या जापान जाए। तो जो हमारे ये जो है एजुकेशन का, इसमें एक चीज़, एक तो ये है कि एक सामान्य शिक्षा और दूसरी है एक बहुत स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। तो जो अहम बात है कि वो जो सामान्य शिक्षा है और वोकेशनल एजुकेशन है, जिसमें छोटे छोटे काम काज लोग अपने कर सकते हैं, उनके लिए भी कारखानों में निवेश करने की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि वो काम कहाँ करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो दो मोर्चों पर काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मानव संसाधन को तैयार करिए और दूसरी तरफ उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, उससे के वोकेशन से संबंधित उसके लिए निवेश करिए। तो ये दो क्षेत्रों में निवेश करने की मेरे ख्याल में जरूरत है। राजेंद्र जी, कुछ अरसे पहले, बल्कि कई साल पहले, जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तो बंसल न्यूज ने उनसे बातचीत की, और बातचीत के बाद जब हम चाय पीते हुए ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड क्या, वो ऑन रिकॉर्ड ही बातचीत है, तो नितिन गडकरी जी ने हमसे ये कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हमारे पॉलिटिशियंस के लिए आर्थिक वृद्धि की एक अलग से प्रशिक्षण होने चाहिए कि ग्रोथ रेट क्या है, वो जिस रिस्पेक्टिव स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसकी आर्थिक हालत कैसी है, वहां का जो युवा मानव संसाधन है उसका नियोजन कैसे किया जाना चाहिए, और दुनिया में जो बिजनेस की या एग्रीकल्चर की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे स्टार कॉफी बख्श कैफे चेन है, या फिर इथेनॉल बनाने की जो परंपराएं हैं, चाहे वो धान की भूसी से बने या गन्ने से बने, इन सब चीजों पर हमारे राजनेताओं को आना पड़ेगा। गैर पारंपरिक खेती कैसे करें, यानी आर्थिक वृद्धि पर उनका फोकस और कंप्यूटर और आईटी इनेबल्ड टेक्निक्स पर उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस पर आपकी राय, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सर, फिर पाठक जी की भी राय लूंगा मैं सर। जी देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि ये बात से मैं पूर्णतः गडकरी जी की बात से सहमत हूं। जी जी जी, चलिए मैं आता हूं आपकी तरफ, कुछ तकनीकी इश्यूज हैं जी। पाठक साहब, एक छोटी रिएक्शन आपकी। देखिए शरद जी, ये जो सारी बातें आपने की हैं, आप देखेंगे जो भारत सरकार ने अभी 2021-22 का बजट पेश किया है, उसमें वो सारी कल्पनाएं और योजनाएं भविष्य को लेकर दिखाई पड़ती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। हमने हर उस वस्तु का आयात को भी प्रभावित करने का काम किया है जो कहीं ना कहीं जिनसे हमारा भारत देश प्रभावित होता है। आप देखिए, कल पुर्जे हों, हमने सब आयात शुल्क में उस मामले में उसको दायरे में लाने का काम किया है, ताकि
जो घरेलू उत्पादन है हमारा वो भी बढ़ सके। साथ में जो आपने एथेनॉल का भी यहाँ पर प्रयोग किया है उसका, तो मैं समझता हूँ कि जो पारंपरिक साधन से भारत में बनने वाली जो साधन है उनको भी हमने डेवलप कराने के लिए केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किया है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देने के लिए या अवधारणा देने के लिए वो सारे प्रावधान किए हैं जो भविष्य के भारत के रूप में हमें दिखाई देते हैं और हमें देखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने उसी से आज कदम ताल करते हुए, मोदी सरकार के बजट से शिवराज सरकार ने कदम ताल करते हुए आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करने का काम किया है। और वो सारे प्रावधान मध्य प्रदेश में भी करने का काम किया है। जैसे हमने आज सरकार के बजट को देखा तो पाया, यहाँ पर बोला गया है कि हमें गेहूं, चना और धान की फसल से आगे बढ़कर कुछ नए प्रयोग खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में करने पड़ेंगे। उसके लिए भी आज प्रावधान करने का इस बजट में प्रयास किया गया है। तो ये भविष्य की संभावनाओं को देने वाला, जन्म देने वाला बजट है, एक विजन को स्पष्ट करने वाला बजट है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता आने वाले भविष्य में इसका लाभ लेगी और देश भी लाभ लेगा। बिल्कुल ठीक है। जयप्रकाश जी, आप क्या सोचते हैं? मतलब एक चूंकि इस बजट में हमने एक चीज़ यही देखी है कि बहुत सारी संभावनाएं भविष्य के लिए खुली हैं, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। एक सुझाव के तरह ही इस बात पर मैं आपकी राय चाहूँगा। हमारे राजनेताओं को बजट में भी क्या ये लक्ष्य दिए जाने चाहिए कि आप अपने अपने रिस्पेक्टिव विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 15 बच्चों की एक ट्रेनिंग आप शुरू कीजिए और उनमें कुछ IAS बने, कुछ IT सेक्टर में जाएं, कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि मानव संसाधन में निवेश ये पीछे छूट रहा। आप समाज के वंचित वर्ग पे फोकस, कल्याणकारी राज्य में बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा तबका है कि बहुत निवेश के बाद भी समय लगेगा उन वहां से जो लोग निकल कर आएंगे, बच्चे आएंगे। लेकिन एक क्लास ऐसा भी है जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, जिसको थोड़ा सा सपोर्ट विदेश में, देश में अच्छे विश्वविद्यालयों में उनको उनकी जगह, ये चीजें उनको बहुत बूस्टअप करेंगी। जी देखिए, आपने बहुत बुनियादी बात कही, क्योंकि भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में ये सवाल है कि आखिरकार एक नेता की जिम्मेदारी क्या है। क्या केवल वो चुनाव जीतने लायक व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी है? नहीं, एक असली पॉलिटिकल लीडर तो वही है कि ये जो पार्टी लाइन से, यानी अगर आप देखा जाए तो विधायक भी पूरे समूचे जिसने वोट नहीं दिया उसका भी तो लीडर है, तो वो तो पूरे समाज का ही लीडर है। अगर उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको तो पूरी अपने विधानसभा क्षेत्र की बात विधानसभा में रखनी है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके इलाके में आखिरकार मानव सूचकांक नीचे क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है कि वो ऐसा है, और वो क्या इन सब बातों में जाकर के रुचि लेता है? क्या उसने देखा कभी कि स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होती है, उसके बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं? जैसे कि हम कई मरतबा इस बारे में बात कर चुके हैं कि सरकारी स्कूलों में अगर सारे जितने भी अधिकारी और नेता अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाए तो उन स्कूलों की शिक्षा अपने आप सुधर जाएगी। सीधी बात जो बुनियादी बात यह हो रही है कि वो उस तरफ देखते ही नहीं है, फिर अपनी ही सरकारी व्यवस्था में उसका विश्वास नहीं है। तो ये जो अहम बात है कि अगर वो लीडरशिप, मार्शल प्लान जो एक अमेरिका का है जिससे अमेरिका बहुत ग्रेट पावर बना, वो क्या था? वो ये नहीं था कि मैं ग्रेट पावर बनूं, वो ये था कि मेरे साथ साथ मेरे जो अलाइज हैं, मेरे जो सहायक देश हैं यूरोप के और तमाम जगह के, वो भी अमीर बने। वो अमीर बनेंगे तो मैं अमीर बनूंगा। ये जो अहम बात है, ये हमारी सोच का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। नेपाल के पास पैसा होगा तो सबसे ज्यादा व्यापार हम ही से है, भूटान के पास पैसा होगा और बांग्लादेश के पास पैसा होगा, पाकिस्तान का नाम मैं थोड़ा रिजर्व रखूंगा, और श्रीलंका के पास पैसा होगा तो व्यापार हमारा बढ़ेगा। राजेंद्र जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपकी गहन गंभीर टिप्पणी से फिर वाकिफ होना चाहूंगा। आप जाइएगा नहीं कहीं, अभी गए और अभी लौटे सर।